नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक कविता जिसका टाइटल है स्ट्रेंज मीटिंग और इसको लिखा है विल्फ्रेड ओवन ने। स्ट्रेंज माने अजीब, विचित्र, मीटिंग मुलाकात, यानी अजीब मुलाकात। किसकी? किससे? विल्फ्रेड ओवन की। और है किससे? विल्फ्रेड ओवन जो कि पोइट भी है और ये एक सोल्जर भी है, ब्रिटिश सोल्जर है, ब्रिटिश सैनिक है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था। और किससे मुलाकात किससे है? एक जर्मन सैनिक से, एक जर्मन सोल्जर से जिसको कि विल्फ्रेड ओवन ने मारा है। तो मरने के बाद की मुलाकात है। अब मरने के बाद किसकी किससे मुलाकात होती है, इसीलिए इसका टाइटल भी है स्ट्रेंज मीटिंग, अजीब मुलाकात, है ना। तो आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ये एक एंटी वॉर पोएम है। आपने कई एंटी वॉर पोएम्स पढ़ी हैं, आपके सिलेबस में अक्सर रहती हैं। जैसे आफ्टर ब्लेनहीम थी, तो उसमें भी युद्ध के खिलाफ बोला गया था और कहा भी जाता है कि युद्ध कभी कोई इतिहास में अच्छा युद्ध नहीं हुआ और बुरी शांति नहीं हुई, है ना। देयर नेवर वॉज अ गुड वॉर एंड अ बैड पीस। तो युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो हारने वाला हो चाहे जीतने वाला हो, दोनों तरफ ही नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। तो इस पोएम में भी आप कुछ ऐसे ही ख्यालात देखेंगे। इट सीम्ड दैट आउट ऑफ बैटल आई एस्केप्ड डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल long since scooped through grenades which titanic wars had groined। तो विल्फ्रेड ओवन को ऐसा लगता है जैसे कि वो युद्ध में से निकलकर भाग गया हो, बचकर भाग गया हो, जान उसकी बच गई हो और किसी सुरंग में होकर जा रहा है। लंबी खुदी हुई सुरंग है जो कि पत्थरों से जड़ी हुई है। देखिए तो इट सीम्ड, ऐसा लगता था, दैट के आउट ऑफ बैटल, युद्ध में से बाहर, आई एस्केप्ड, मैं बचकर निकल गया, डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल, और कहाँ घुस गया? सम प्रोफाउंड माने डीप, गहरी, डल उबाऊ, नीरस, जहाँ ना कोई म्यूजिक है ना कोई आवाज़ है ना, तो ऐसी डल उबाऊ, टनल माने सुरंग में जैसे मैं घुस गया निकल के युद्ध में से। लॉन्ग सिंस स्कूप्ड, जो कि लंबे समय से, स्कूप्ड माने खोदी गई हो, बनाई गई हो। थ्रू ग्रेनाइट्स, ग्रेनाइट पत्थर होता है, बहुत हार्ड स्टोन होता है ये। तो ग्रेनाइट के पत्थरों में से होकर, पहाड़ों में से होकर, विच टाइटेनिक वॉर्स, टाइटन किसी भी बड़ी चीज़ के लिए आता है ना। तो टाइटेनिक माने बड़े बड़े विशाल, वॉर्स युद्धों में, हेड ग्रोइंड, जिन्होंने उन विशाल युद्धों ने जिनको तैयार किया हो, जिनको तराशा हो, है ना, जिनको काटा हो, ऐसे पत्थरों से, ग्रेनाइट के पत्थरों में से होकर जो सुरंग तैयार की गई हो, ऐसा लगा मैं उसमें घुस गया। ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति मरता है, कई मरते हुए लोगों से बात की है लोगों ने, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा लगता है जैसे किसी सुरंग में घुसे जा रहे हैं। जब हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकल कर जा रही होती है तो जो रियलाइजेशन होता है, जो फीलिंग होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो ऐसा होता है जैसे किसी सुरंग में, लंबी सुरंग में घुसे चले जा रहे हों। तो ऐसा ही कुछ फीलिंग पोइट को भी होता है, इस सैनिक को होता है। Yet also their encumbered sleepers groaned, too fast in thought or death to be bestirred। तो इन्हीं दो लाइन्स को पहले देख लीजिए। Yet also, फिर भी, देयर, वहाँ पर, एनकम्बर्ड माने भारी भरकम, यानी जब व्यक्ति मर जाता है या उसके शरीर में जान नहीं रहती है तो उसका शरीर भारी हो जाता है ना, हिल डुल नहीं पाता, ऐसा हो जाता है। तो वही भारी भरकम, स्लीपर्स यानी सोने वाले, ग्रोन्ड माने कराह रहे थे। टू फास्ट इन थॉट और डेथ, यानी इतने गहरी नींद में थे या मौत में थे या विचारों में खोए हुए थे। जब हम विचारों में बहुत गहरे खोए होते हैं, फास्ट माने वैसे तेज होता है, लेकिन यहाँ जैसे फास्ट एस्लीप जब हम कहते हैं तो वहाँ फास्ट का मतलब तेज नहीं होता, वहाँ होता है गहरी नींद में सोया हुआ होना। तो यहाँ भी फास्ट का मतलब तेज नहीं है, वही है गहरा, डूबा हुआ। तो टू फास्ट माने बहुत गहरे डूबे हुए थे वो लोग, ज़मीन पर पड़े हुए थे। इन थॉट, डूबे हुए किस में थे? विचारों में, ख्यालों में, और डेथ या फिर मौत में, मौत की आगोश में सोए हुए थे। और इतने गहरे, टू बी
बेस्टर्ड, इस तरीके के सेंटेंस आपने देखे होंगे जहाँ TOO आता है फिर TO2 आता है तो सेंटेंस निगेटिव होता है ना। जैसे हम कहते हैं ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो यहाँ भी वो लोग इतने गहरे डूबे हुए थे अपने ख़यालात में या मौत की आगोश में कि टू बी स्टर्ड, बेस्टर माने होता है हिलाना डुलाना, मूव करना, कि उनको हिलाया नहीं जा सकता था उनको, या फिर वो मूव नहीं कर सकते थे, वो खुद को हिला डुला नहीं सकते, कोई और भी उनको हिला डुला नहीं सकता था। तो वो इतने गहरे खोए हुए थे, डूबे हुए थे। देन तब एज आई प्रोब्ड देम, जब मैंने उनको तलाशा, प्रोब माने एग्जामिन करना, ऐसे हिला डुला कर देखना, थोड़ा इधर उधर करना, मूव करना, तो प्रोब माने एग्जामिन होता है वैसे। तो जब मैंने उनको हिलाया डुलाया, उनका निरीक्षण किया, एग्जामिन किया, वन स्प्रिंग अप, तो उनमें से क्या हुआ कि एक अचानक से उठ खड़ा हुआ, स्प्रिंग माने उछलना, तो उछल के जैसे उठ खड़ा हुआ, एंड स्टीयर्ड, और घूरने लगा। यानी मरे हुए लोग हैं, एकदम मौत की आगोश में सोए हुए लोग हैं, कराहते हुए लोग हैं, लेकिन उनमें से एक अचानक से उठ खड़ा हुआ, विद पिटियस रिकग्निशन इन फिक्स्ड आइज। अब विद पिटियस माने करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, रिकग्निशन माने पहचान, उसकी आंखों में जो फीलिंग थी वो पहचान का भाव था। इन फिक्स्ड आइज यानी उसकी आंखें तो फिक्स्ड हैं, जब कोई मर जाता है तो उसकी आंखें हिलती डुलती तो है नहीं, फिक्स्ड हो जाती हैं, एक जगह पर स्थिर हो जाती हैं। तो उसकी स्थिर आंखों में पहचान का भाव था, जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो, या मैं उसका कोई परिचित व्यक्ति हूँ, फेमिलियर पर्सन हूँ, ऐसा उसकी आंखों में फीलिंग थी या एक्सप्रेशन था। लिफ्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड्स, लिफ्टिंग उठाते हुए, डिस्ट्रेसफुल माने दुख से भरे हुए, गम से भरे हुए, हैंड्स हाथ, एज इफ टू ब्लेस, और हाथ भी उसने ऐसे उठाए जैसे कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहा हो। ब्लेस, किसी को ब्लेस करने के लिए जब हम हाथ उठाते हैं आशीर्वाद देने के लिए, दुआएं देने के लिए, तो ऐसे उसने हाथ उठाए अपने। एंड बाय हिज स्माइल, और उसकी मुस्कुराहट से, आई न्यू, मैंने जाना, दैट सलन हॉल, उस सलन माने गंभीर, सीरियस और ग्लूमी, है ना, उस अंधेरे से भरे हुए, उस मतलब मुर्दानगी से भरे हुए हॉल को, वो जो हॉल था अभी तक तो पहचान में नहीं आ रहा था। अभी तो उसने तुक्का ही तो भिड़ा रहा था कि मुझे ऐसा लगा किसी गहरी सुरंग में मैं घुसिया हूँ जो लंबे समय से खोदी जा रही थी, तो अभी उसे पता ही नहीं था कि वो है कहाँ। लेकिन अब उसकी मुस्कान से मैंने जाना, मैंने पहचाना उस मुर्दानगी से भरे हुए, उस गंभीरता से भरे हुए, उस उदासी से भरे हुए हॉल को। बाय हिज डेड स्माइल, उसकी मरी हुई मुस्कान से, है ना, भाई मुर्दा चेहरे की, जिंदा चेहरे की मुस्कान में अंतर होता है। मुर्दा अचानक से आपकी ओर मुस्कुराने लगे, आपको देख के तो आपकी जान निकल जाएगी। तो अब उसकी मरी हुई मुस्कान से, आई न्यू, मैंने जाना, वी स्टूड इन हेल, कि हम नर्क में खड़े थे। भाई वैसे हमारे यहाँ सभी जगह, सभी धर्मों में आपने सुना होगा कि जो युद्ध में शहीद होते हैं उनको स्वर्ग मिलता है, लेकिन ये देखिए अलग ही एक्सप्रेशन है कि मरने के बाद, वो भी युद्ध में मरने के बाद, दोनों लोग कहाँ खड़े हैं? हेल में, नर्क में। क्या अलग नहीं लग रहा? तो ये थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल एक्सप्रेशन है, जो ट्रेडिशनल विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उससे एकदम कंट्रास्टिंग एक्सप्रेशन है कि दो सैनिक युद्ध में शहीद होने के बाद नर्क में मिलते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप अपने एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, और जो नीचे नोट्स लिखते हैं ना एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद, स्पेशल नोट, उसमें भी आप डालेंगे कि भाई सभी धर्मों में ये कहा जाता है कि युद्ध में शहीद होने के बाद स्वर्ग मिलता है। आगे देखते हैं हम। With 1,000 fears that vision's face was grained, yet no blood reached there from the upper ground. देखिए जो इसकी राइम स्कीम है बड़ी अजीब है ना, तो कहीं भी ढंग से राइम नहीं कर रहा। ग्रेंड, अब ग्राउंड, ग्रेंड और ग्राउंड कहीं राइम कर रहे हैं, मोन और मोर्न ये भी उतने राइम नहीं कर रहे। तो राइम स्कीम थोड़ी मतलब एग्जैक्ट नहीं है।
तो विद 1,000 fears, हजारों डर, दैट विजन्स फेस, अब उस व्यक्ति को, क्योंकि अब मरा हुआ है तो उसको विजन बोला है, उसको दृश्य बोला है, उसको सीन बोला है, तो उस विजन का चेहरा हजारों डरों से वॉज ग्रेन्ड माने भरा हुआ था। तो हजारों डर उस चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। तो डर की लकीरें होती हैं, है ना, वो रिंकल्स होती हैं, इधर से लाइन उधर से लाइन, तो वो सारे लाइंस डर की, भय की भरी हुई थी उस चेहरे पर। येट नो ब्लड रीच्ड देयर, येट फिर भी नो ब्लड, कोई खून नहीं, रीच देयर वहाँ पर पहुँचा था, फ्रॉम द अपर ग्राउंड, ऊपर की ज़मीन से। यानी बैटल ग्राउंड में मरे हैं, बैटल फील्ड में मरे हैं, तो वहाँ का ब्लड होना चाहिए उसके बॉडी पर, उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर, लेकिन उसके चेहरे पर कोई ब्लड का, खून का निशान दिखाई नहीं दे रहा है। येट नो ब्लड रीच देयर फ्रॉम द अपर ग्राउंड एंड नो गन्स थम्प्ड, और कोई बंदूकों की आवाज़ भी, धड़ 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 बंदूकें जो चलती हैं वो आवाज़ भी नहीं आ रही। और डाउन द फ्लूज मेड मोन, या फिर जो फ्लूज कहते हैं हवा के जो चैनल होते हैं, तो जो हवा के चैनल हैं वहाँ से होकर कोई मौन यानी जो सिसकी है, वो सिसकियाँ भी नहीं अब सुनाई दे रही हैं। एक शांति सी छाई हुई है, नीरवता सी छाई हुई है, मुर्दानगी सी छाई हुई है। अब यहाँ तक ये जो डिस्क्रिप्शन है ये पोइट ने दिया है। अब यहाँ से अच्छा, अभी तो यही बोल रहा है, स्ट्रेंज फ्रेंड, अजीब दोस्त, आई सेड, मैंने कहा, हियर इज़ नो कॉज टू मोर्न, हियर इज़ नो कॉज यानी यहाँ कोई वजह तो नहीं है, टू मोर्न रोने की, यहाँ रोने की कोई वजह नहीं है। अब यहाँ तक ये बोल लिया, अब दूसरा सामने वाला जो बंदा है अब बोलना शुरू करेगा। तो उसने क्या बोला, नन, हाँ नहीं है, कोई वजह नहीं है, सेड द अदर, दूसरे व्यक्ति ने कहा, सेव द अनडन ईयर्स, सिवाय उन वर्षों के जो अनडन माने बर्बाद हो गए, वेस्टेड, यानी जितने दिन हम जिंदा रहे। खुद 25 साल की उम्र में तो ये विल्फ्रेड ओवेन ही मर गया था, ये युद्ध में लड़ते लड़ते, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1918 में, तभी उसकी डेथ हो गई थी। तो आपको मालूम है सैनिक इतनी कम उम्र में ही शहीद हो जाते हैं। तो अब जितनी भी साल हम जिए वो क्या हुए, अनडन हो गए, वो बर्बाद हो गए। तो जो रोने का कॉज है, जो वजह है, वही ईयर्स हैं, है ना। तो वो कह रहा है नन, कोई और वजह नहीं है, सेव माने सिवाय, द अनडन ईयर्स, उन सालों के जो बर्बाद हो गए, द होपलेसनेस, और एक निराशा है कि जो साल बर्बाद हो गए वो वापस तो मिलेंगे नहीं, है ना। अब हम मरकर यहाँ आ चुके और वापस हम जा नहीं सकते, तो जो करने को बाकी रह गया था उसको अब हम नहीं कर सकते। तो ये होपलेसनेस है, ये वजह है होपलेसनेस की। वॉट एवर होप इज़ योर्स वॉज माई लाइफ ऑल्सो, यानी जो उम्मीद तुम्हारी थी वही मेरी ज़िंदगी की भी थी। एक सैनिक की क्या उम्मीद होती है, युद्ध में बहादुरी दिखाना, तमगा जीत कर लाना, बहादुरी के मेडल लेकर आना, तो यही तो बताया जाता है सैनिकों को, वरना कौन मरने जाएगा सेना में। उनको तैयार किया जाता है मरने के लिए कि तुम्हें अपने देश पे मर मिटना है, कुर्बान हो जाना है। तो जो उम्मीद तुम्हारी थी वही मेरी थी। हर देश के सैनिक देशभक्ति से भरे होते हैं, है ना, मर मिटने को तैयार होते हैं सामने वाले देश से। जब भी युद्ध छिड़ जाए उनको मारने के लिए, खुद मरने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो तुम्हारी उम्मीद थी वही मेरी भी थी। I went hunting wild after the wildest beauty in the world, which lies not in calm in eyes or braided hair, but mocks the steady running of the hour. I went hunting wild. अच्छा, ये जो स्टेंजा है आई वेंट से लेकर और ये देन हियर यहाँ आके ख़त्म होगा, एंड इफ़ इट ग्रीव्स
अभी हमने कहाँ तक पढ़ा, ब्रेडेड हेयर बट मॉक्स द स्टडी रनिंग ऑफ द आर एंड इफ इट ग्रीव्स रिचलियर देन हेयर। तो आप यहाँ तक पूरा देखिए और इसकी इंटरप्रिटेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो ब्यूटी है, अब क्योंकि ये जो सोल्जर्स होते हैं यंग एज के होते हैं और ये जो यूथ होता है, युवावस्था होती है, इसमें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, खूबसूरत लड़कियों की तरफ लड़के अट्रैक्ट होते हैं। तो एक तो आप उस सेंस में ले सकते हैं। देखिए, आई वेंट हंटिंग वाइल्ड, तो मैं शिकार करता हुआ घूमता रहा, यानी मैं पीछे दौड़ता रहा जंगलियों की तरह, पागलों की तरह। आई वेंट हंटिंग वाइल्ड यानी मैं पागलों की तरह पीछे दौड़ता रहा, किसके? आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड, यानी जो सबसे ज़्यादा वाइल्ड ब्यूटी, यानी इस पैशनेट ब्यूटी आप कह सकते हैं। एक तो होती है सीधी सादी, भोली भाली, शांत रहने वाली, लड़कियों के अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, विमेन अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो एक तो होती हैं सीधी सादी, भोली भाली और बिल्कुल शांत सौम्य, और एक चुलबुली टाइप की, वाइल्ड। तो मैं जो पीछे दौड़ा था आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा पैशनेट जो लड़की थी इस संसार की, मैं उसके पीछे दौड़ा। विच लाइज नॉट काम इन आइज, जो कि शांत नहीं रहती। विच लाइज नॉट काम, जो शांत नहीं रहती, इन आइज आँखों में, यानी जिसकी आँखें शांत नहीं रहती। और ब्रेडेड हेयर, ये ब्रेड माने चोटी बनाना, जो बाल हैं बालों की चोटी बनाकर, और कुछ लड़कियों के खुले हुए बाल होते हैं ना, बिखरे बिखरे बाल होते हैं, तो जो चोटी बना के रखती हैं और आँखें जिनकी शांत होती हैं, झुकी हुई रहती हैं, तो वो काम ब्यूटी है। तो मैं जिसके पीछे दौड़ा उसके हेयर ब्रेडेड नहीं थे, यानी बाल बंधे हुए और सौम्यता, शांति वैसी नहीं थी। बल्कि मॉक्स, जो मजाक बनाती हो, द स्टडी माने कॉन्स्टेंट, शांत रहने वाला, रनिंग ऑफ द आवर, तो जो कांस्टेंट चलता रहता है, समय शांति से चलता रहता है, उसका वो मजाक बनाती हो, ऐसी खूबसूरती के पीछे में दौड़ा। एंड इफ इट ग्रीव्स, और अगर वो दुख देती है, ग्रीव्स रिचलियर देन हियर, तो ग्रीव्स माने दुख देती है, रिचलियर माने ज्यादा गहरा, देन हियर जितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक तो देखिए ये मीनिंग आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा आप ये निकाल सकते हैं, जो सैनिक होते हैं उनके लिए खूबसूरती क्या होती है? उनके लिए खूबसूरती होती है अपनी वीरता, अपनी ब्रेवरी, अपनी शान, अपने आप को प्रूव करना। तो मैं जो दौड़ता रहा ज़िंदगी भर, अपने आप को ब्रेवेस्ट प्रूव करने के लिए दौड़ता रहा, है ना। तो आप इस तरीके से देखिए, इंटरप्रेट करके देखिए इसको। आई वेंट हंटिंग वाइल्ड आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड, तो मैं पीछे दौड़ता रहा सबसे ज़्यादा जो जंगली खूबसूरती है इस संसार की। विच लाइज नॉट काम इन आइज और ब्रेडेड हेयर, यानी जिसको तमन्ना नहीं होती कि किसी सुंदरी के, किसी लड़की के कोई एक महबूबा हो जिसकी खूबसूरत आँखें हों, जिसके बंधे हुए बाल हों। तो जो सैनिक होते हैं इस तरीके के, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी बहादुरी दिखानी होती है, अपनी ब्रेवरी प्रूव करनी होती है, उनके लिए दुनिया की कोई भी खूबसूरत लड़की की आँखें या खूबसूरत बाल उनको अट्रैक्ट नहीं करते। तो वो उनके लिए नहीं है। बट मॉक्स द स्टडी रनिंग ऑफ द आर, तो उनके लिए तो जो सिंपली चलने वाली जो दुनिया है, जो दुनिया का चलता हुआ स्टडी रनिंग ऑफ द आर, जो शांत चलने वाली ज़िंदगी है, वो तो उसका मजाक बनाते हैं, है ना। क्या अपने आप को बचाए पड़े हो, क्या अपनी जान बचाए पड़े हो, क्या इस मोहब्बत में डूबे हो, क्या लड़की की प्यार में डूबे हो, मोहब्बत करो तो वतन से करो, है ना। लड़की के मोहब्बत में क्या रखा है, ऐसे आपने कई शेर सुने होंगे। तो उस सारी खूबसूरती का, उस सारी ज़िंदगी का, जो नॉर्मल लाइफ होती है उसका वो मजाक बनाते हैं, है ना। जो अपनी बहादुरी को साबित करना ही जिनका पर्पज़ होता है, जिनका लक्ष्य होता है। एंड इफ़ इट ग्रीव्स, और अगर वो दुख देते हैं, कत्लो गारत करते हैं, ग्रीव्स
रिचलियर देन हियर, तो उससे भी ज़्यादा गहरे दुख देते हैं, गहरे मार्काट करते हैं जितना कि तुम यहाँ देख रहे हो। तो दोनों तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इस स्टेंजा को। मुझे लगता है कि अब क्लियर हो गया होगा, आपको दोनों तरीके से क्लियर हो गया होगा। और ज़्यादातर किताबों में यही दिया गया है कि ये जो सोल्जर था एक पैशनेट लवर था, और वो पैशनेट टाइप की लड़कियां उसको पसंद थी, है ना, शांत सौम्य, बालों को बांधे रखने वाली, ऐसी उसको पसंद नहीं थी ब्यूटीज़, उसको पैशनेट टाइप की लड़कियां पसंद थी। तो ज़्यादातर बुक्स में यही इंटरप्रिटेशन है। फॉर बाय माई ग्ली माइट मैनी मैन हैव लाफ्ड। अब उसको जो अफसोस है ना, वो सारे अफसोस ही तो बता रहा है, ऊपर से उसने शुरू किया है कि जो अनडन ईयर्स हैं, जो साल थे बर्बाद हो गए, अब वो और चीज़ें बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें वो कर सकता था और नहीं कर पाया। तो फॉर बाय माई ग्ली माइट मैनी मैन हैव लाफ्ड, यानी मेरी जो खुशी है उससे बहुत सारे लोग हंस सकते थे, यानी मैं बहुत सारे लोगों के बीच खुशियाँ बांट सकता था। एंड ऑफ माई वीपिंग, और मेरे रोने में से समथिंग हैड बीन लेफ्ट, कुछ बाकी रह गया था, विच मस्ट डाई नाउ, जो कि अब मर जाएगा। यानी मैंने जो कुछ किया उस पर अफसोस करके, उस पर रो कर मैं कुछ ऐसा कर सकता था जो कि अनकिया रह गया, और जो अब मेरे साथ यहाँ मर जाएगा। और क्या चीज़ थी जो रह गई और जो अब मर जाएगी? आई मीन द ट्रुथ अनटोल्ड। आई मीन मेरा मतलब है द ट्रुथ, वो सच्चाई, अनटोल्ड जो बिन कही रह गई, है ना, जो मैं लोगों को बता नहीं पाया, है ना। मैंने युद्ध में लड़ा, इतने लोगों को मारा काटा, और जितनी भी युद्ध के बारे में गलत धारणाएं हैं, उनके पीछे की जो सच्चाई है, जो वास्तविक सत्य है, वो सत्य बताए बिना रह गया, और वो अब यहाँ मेरे साथ ही मर जाएगा। द पिटी ऑफ वॉर, द पिटी वॉर डिस्टिल्ड, द पिटी दया, ऑफ वॉर युद्ध की, द पिटी वॉर डिस्टिल्ड माने स्प्रेड, जो जो दया के लायक दृश्य युद्ध फैलाता है। यानी जब युद्ध होता है तो चाहे किधर के भी सैनिक मरे, तो हर तरफ बच्चे अनाथ होते हैं, हर तरफ औरतें विधवा होती हैं, माँ बाप का सहारा छिनता है, कई सैनिक युद्ध में घायल हो जाते हैं, उनके हाथ पैर कट जाते हैं। तो जितने भी दृश्य होते हैं, जो सीनेरियो होता है युद्ध का, वो पिटीफुल होता है, किसी के भी लिए वो सुखद नहीं होता, खूबसूरत बिल्कुल नहीं होता युद्ध का दृश्य। तो ये सच्चाई बताने को रह गई, द पिटी ऑफ वॉर, यानी युद्ध की जो दया है, युद्ध जो दया के लायक चीज़ें पैदा करता है और जो वो फैलाता है। नाउ अब क्या होगा, हम लोग तो मरकर यहाँ आ गए। मैन विल गो कंटेंट, कंटेंट माने संतुष्ट, सेटिस्फाइड। अब लोग संतुष्ट होकर रह जाएंगे विद वॉट वी स्पॉइल्ड, यानी जो कुछ भी हमने गलत कर दिया है, बिगाड़ कर रख दिया है, उससे लोग संतुष्ट होकर रह जाएंगे। हमने इधर के लोग मार दिए, उन्होंने इधर के लोग मार दिए, युद्ध बड़ी अच्छी चीज़ है, अब मार डालो सामने वाले को, दुश्मन को। अभी भी चल रहा है ना वहाँ पर, रूस और यूक्रेन का युद्ध कब से चल रहा है, दोनों तरफ के सैनिक मारे जा रहे हैं, बने बनाए घर बर्बाद हो रहे हैं, स्कूल टूट रहे हैं, अस्पताल टूट रहे हैं। आखिर किसका भला हो रहा है? ना रूस का भला हो रहा है, ना यूक्रेन का भला हो रहा है, लेकिन कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। रूस के पास काफ़ी संसाधन हैं, यूक्रेन को बाहर से मिल रहे हैं। छोटा सा देश है, वैसे तो वो रूस के सामने टिक ही नहीं पाता, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा मदद दी जा रही है कि टिका हुआ है वो भी। अब लेकिन दोनों तरफ जो दृश्य आप जाकर देख लें, हम लोग तो भैया भारत में रह रहे हैं और शांति में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों पर क्या गुजर रही होगी ये तो वही जानते हैं। तो नाउ मैन विल गो कंटेंट विद व्हाट वी स्पॉइल्ड, तो अब लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, संतुष्ट, जो कि हमने बिगाड़ा है, जो हमने किया है। और या फिर डिसकंटेंट, डिसकंटेंट माने डिससेटिस्फाइड,
असंतुष्ट होंगे, बॉयल ब्लडी, उनका खून खौलेगा, एंड बी स्पिल्ड, और वो फिर बर्बाद होंगे, मतलब खून बहाएंगे। अगर डिससेटिस्फाइड या तो वहीं की वहीं रुक जाएंगे, या फिर डिससेटिस्फाइड होंगे तो अभी उनका खून और खोलेगा और वो अपने खून को बहाएंगे, अपना बहाएंगे, दूसरों का बहाएंगे। दे विल बी स्विफ्ट विद स्विफ्टनेस ऑफ द टिग्रेस। वो क्या करेंगे, अगर डिससेटिस्फाइड हैं तो बड़े तेजी से, और तेजी भी कैसी दिखाएंगे, टिग्रेस यानी जैसी बाघिन की होती है, जो टाइगर होता है बहुत तेज दौड़ता है, तो वैसे ही स्विफ्टनेस के साथ वो भी युद्ध में दौड़ेंगे, लड़ने के लिए दौड़ेंगे। नन विल ब्रेक रैंक्स, रैंक्स नहीं टूटेंगी, है ना। जो सैनिक हैं उनकी रैंक रहेंगी, जैसे सेना में अलग अलग रैंक होती है ना, कि हवलदार हैं, सैनिक हैं, लेफ्टिनेंट हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, और जो भी हैं कैप्टन हैं, मेजर हैं, तो ऐसी रैंक होती हैं। तो वो अपनी रैंक नहीं तोड़ेंगे, नन विल ब्रेक रैंक्स, रैंक्स नहीं तोड़ेंगे, अपनी अपनी रैंक के हिसाब से वो लड़ने चले जाएंगे। दो, चाहे नेशंस ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस, यानी चाहे नेशन टूट जाए, देश टूट जाए, राष्ट्र टूट जाए। ट्रैक का मतलब होता है कि भारी भरकम तरीके से चलना, कठिनाई से चलना। पहाड़ों पर ट्रैकिंग होती है ना, बड़ी मुश्किल से चलते हैं ना, तो जो और कहाँ से अपने जो प्रोग्रेस का रास्ता है, फ्रॉम का मतलब अलग चला जाए, प्रोग्रेस से, प्रगति से। यानी जब युद्ध होता है तो नेशन कोई भी प्रगति थोड़ी करता है, अवनति के मार्ग पर जाता है, उन्नति के मार्ग पर तो जाता नहीं, तो रिट्रोग्रेशन में चला जाता है। प्रगति का जो मार्ग है, तरक्की का जो मार्ग है, उससे वो भटक जाता है। तो भले ही देश तरक्की के मार्ग से भटक जाए, लेकिन रैंक्स नहीं टूटेंगी और लड़ाई नहीं बंद होगी, लड़ाई तो जारी रहेगी, है ना। दोनों युद्ध जैसे बर्बाद हो रहे हैं, यूक्रेन और रूस, तो वो भले ही बर्बाद हो जाएं, लेकिन भाई जो ईगो है दोनों तरफ का, वो बने रहना चाहिए। देखिए, व्लादिमीर पुतिन को कुछ नहीं होने वाला है ना, वो तो मज़े में अपने महल में हैं, या फिर उधर जेलेंस्की को भी कुछ नहीं होने वाला, वो भी अपने महल में हैं। जो मर रहे हैं वो आम सैनिक हैं, जो कष्ट उठा रहे हैं वो आम जनता है ना। और ये देखिए कि जो अटैक होते हैं वो कभी भी जो गवर्नमेंट, जहाँ पे जैसे पार्लियामेंट है, या ना तो रूस की जो संसद होगी, पार्लियामेंट होगी, वहाँ पर अटैक नहीं होगा, या इधर भी जिधर यूक्रेन की गवर्नमेंट जहाँ पर है वहाँ पर अटैक नहीं होगा। अटैक होता है सामान्य जगहों पर, जहाँ पर आम लोग हैं, जहाँ आम लोग कष्ट उठाते हैं, तो बस आम लोग कष्ट उठाते रहेंगे। अब आगे देखते हैं ये क्या कहता है। करेज वॉज माइन एंड आई हैड मिस्ट्री, विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मास्टरी। तो मेरे पास हिम्मत थी, करेज वॉज माइन, मेरे पास हिम्मत थी, एंड आई हैड मिस्ट्री, और मेरे पास ये राज था, यानी ये जो सच्चाई थी, ये जो ट्रुथ था, जो मैं लोगों को बता सकता था, वो मेरे पास था। विजडम वॉज माइन, मेरे पास बुद्धिमानी थी, एंड आई हैड मास्टरी, और मेरे पास कमांड था, यानी अपनी बुद्धि को यूज़ करने की मेरे पास मास्टरी थी। ऐसा नहीं था कि मैं पागल था। एक तो वो व्यक्ति है जिसका दिमाग जिसके वश में नहीं रहता, उसकी कोई मास्टरी नहीं होती अपने दिमाग के ऊपर, तो मेरे अंदर मास्टरी थी। मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता था, अपने दिमाग का प्रयोग कर सकता था, to miss the march of this retreating world into vain citadels that are not walled। तो मेरे पास अक्ल थी, बुद्धि थी, किस चीज़ के लिए, क्या काम करने के लिए, जो मैं कर सकता था। वो क्या था? to miss the march, मार्च माने वो जो सेनाएं आगे बढ़ती हैं, to miss माने उसको छोड़ देने का, है ना। ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड, ये जो वापस लौटता हुआ संसार था, उस मार्च में मैं शामिल ना होता। टू मिस माने छोड़ देना किसी चीज़ को, ना आपने ये मिस किया, तो उस मार्च को मैं छोड़ देता। ये मास्टरी मेरे पास थी, ये विजडम मेरे पास थी, है ना। और ये जो संसार था कहाँ लौट रहा था, कहाँ को मार्च कर रहा था? इनटू वेन सिटेरल्स, वेन माने
फुल ऑफ एरोगेंस, घमंड से भरे हुए। सिटाडेल्स किले होते हैं, और दूसरे अर्थों में आइडियल्स होते हैं, जो घमंड से भरी हुई आइडियोलॉजी है, जो बेकार के आदर्श हैं। वेन माने थोथा भी होता है ना, खोखला, हॉलो, और वेन माने एरोगेंस से भरा हुआ भी होता है, और सिटाडेल्स माने किला होता है। लेकिन यहाँ एक और अर्थ, वेन माने हॉलो और सिटाडेल्स माने आइडियल्स, आइडियोलॉजी। तो जिन खोखले आदर्शों में लोग रह रहे थे, दैट आर नॉट वॉल्ड, जो वॉल्ड होता है चारों तरफ जिसके दीवार लगी होती है, वो मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और जिसके तरफ दीवार नहीं है वो कमज़ोर हैं। तो ये जो आइडियल्स हैं युद्ध को लेकर, जो धारणाएं हैं, वो नॉट वॉल्ड माने स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोथे हैं, खोखले हैं, कमज़ोर हैं, है ना, सॉलिड नहीं है। तो इन आइडियल्स को लोग फॉलो कर रहे थे, और मेरे पास चांस था, मेरे पास मौका था टू मिस द मार्च, उस मार्च में शामिल ना होने का, और लोगों को ये बताने का कि आप गलत हैं, युद्ध कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, युद्ध के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। तो मेरे पास मौका था। Then when much blood had clogged their chariot wheels, I would go up and wash them from sweet wells. तो then when much blood, then तो when जब much blood, ढेर सारा खून, had clogged their chariot wheels, clogged माने blocked, their chariot wheels, उनके रथ के पहियों को। तो जब उनके रथ के पहिए सन गए खूब सारे खून से, ढेर सारे खून से, मिट्टी से, आई वुड गो अप, तो मैं जाता, एंड वॉश देम, और उनको धो देता, फ्रॉम स्वीट वेल्स, मीठे कुओं से, यानी मीठे कुओं से पानी निकालकर मैं उन पहियों को धो देता। तो क्या मतलब हुआ, ये तो लिटरल मीनिंग हुआ, मतलब उनके जो खूनी विचार हैं, मतलब युद्ध के प्रति जो उनकी आइडियोलॉजी है, यानी एक दूसरे को मरने मारने का जो उनका सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं युद्ध के प्रति, जो उनकी विचारधारा है, सोच है, जो उनके आइडियल्स हैं, तो उस खूनी विचारधारा को, मरने मारने की एक दूसरे को, ये जो आइडियोलॉजी है, इसको मैं धो डालता प्यार मोहब्बत के विचारों से। यानी उनको ये समझाता कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, एक दूसरे को मरने मारने से जो हासिल नहीं हो सकता आपको, वो प्यार मोहब्बत से हासिल हो सकता है। ये मैं जाता और उनको समझाता। तो ये जो दो लाइंस हैं कि उनके खून से सने चैरियट व्हील्स को मैं स्वीट वेल से धोता, इसका मतलब यही है। इवन विद ट्रूथ्स दैट लाई टू डीप फॉर टेंट, यानी मैं उस सच्चाई से उनको रूबरू कराता, इवन विद ट्रुथ, है ना, उन सच्चाइयों से उनको रूबरू कराता, उनको फेमिलियर कराता, उनको परिचित कराता, दैट लाई टू डीप, जो कि इतनी गहरी हैं, फॉर टेंट, यानी कि उन पर कोई धब्बा नहीं लग सकता, बेदाग सच्चाइयाँ हैं। तो उन गहरी सच्चाइयों से, उन वास्तविकताओं से उनको परिचित कराता। I would have poured my spirit without stint. I would have poured यानी मैं उड़ेलता, my spirit अपनी आत्मा को, अपनी भावना को, अपनी फीलिंग्स को, without stint. without stint का मतलब होता है जनरसली, लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में, यानी बेरोक खूब अपने हृदय को उड़ेल देता, अपनी सारी भावनाओं को उड़ेल देता, बट नॉट थ्रू वूंड्स, यानी घावों के माध्यम से नहीं। सैनिक को तो मारना ही तो सिखाया जाता है, घाव देना ही तो सिखाया जाता है, सामने वाले पर गोली चलाना ही तो सिखाया जाता है। तो मैं जो उनको अपनी आत्मा उड़ेलता उनके ऊपर, घावों के माध्यम से नहीं, है ना, मैं जो उनसे रूबरू होता, उनको घाव देकर नहीं, या घाव खाकर नहीं। नॉट ऑन द सेस ऑफ वॉर, सेस माने वैसे टैक्स होता है,
तो युद्ध की कीमत पर नहीं, है ना। मैं जो उनको सच्चाइयों से अवगत कराता, घाव के माध्यम से नहीं, युद्ध की कीमत पर नहीं। Foreheads of men have bled where no wounds were. Foreheads माथे, of men लोगों के, have bled उनसे खून बहा है, where no wounds were जहाँ कोई घाव नहीं थे। यानी जो विचारधाराएं हैं वो एक दूसरे का खून बहाती हैं। देखिए, हम जो एक दूसरे को मारते हैं या लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे का खून बहाते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, वजह क्या होती हैं? हमारी सोच होती है ना। सामने वाले की सोच हमारी सोच से अलग है और इसके लिए हम उसको मार डालते हैं, है ना। तो अब यहाँ क्या है, 4 heads of men have bled, यानी लोगों के जो दिमाग हैं वो खून बहाते हैं, where no wounds were जहाँ कोई घाव नहीं होते। तो ये जो दिमाग है इसमें वहाँ घाव नहीं है, लेकिन घाव देने के पीछे यही है। तो हमको जो लड़ना है सोच के माध्यम से लड़ना है ना, अपने आइडियोलॉजी से लड़ना है। जो अच्छी आइडियोलॉजी है उसको, उसके माध्यम से हमको बुरी आइडियोलॉजी को मारना है। अपनी मोहब्बत से हमें नफ़रत को मारना है। तो यही आइडियोलॉजी है जिससे हमको लड़ना है, घाव के बिना। अब वो बता रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, आई एम द एनिमी। तो जो ऑथर है उसको बता रहा है, ये जर्मन सोल्जर, कि भैया मैं वो दुश्मन हूँ, यू किल्ड, जिसको तुमने मारा था, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त। तो ब्रिटिश सोल्जर जो कि ऑथर भी है, मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि भाई मेरे दोस्त, मैं वो दुश्मन हूँ जिसको तुमने मारा था। आई न्यू यू इन दिस डार्क, इस अंधेरे में मैंने तुमको पहचान लिया। फॉर, क्योंकि, सो यू फ्राउंड, इसी तरीके से तुमने मुंह सिकोड़ा था, यस्टरडे, कल, थ्रू मी, जब मेरे अंदर, एज यू जेब्ड, तुमने अपनी तलवार घुसाई थी, एंड किल्ड, और मारा था। आई पैरिड, मतलब मैंने, पैरिड माने अपने आप को बचाया था, डिफेंड किया था। बट, लेकिन, माई हैंड्स, मेरे हाथ, वर लोथ, माने थके हुए थे, अनविलिंग थे, मेरे हाथ और आगे काम नहीं करना चाहते थे, एंड कोल्ड, और ठंडे पड़ गए थे। तो इसलिए मैं पलटकर तुम पर वार नहीं कर पाया, है ना। तो मैं कल मर गया, तुम आज आ गए यहाँ पर, मैं कल आ गया था, तो मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। लेट अस स्लीप नाउ, अब भाई आज तुम्हें भी किसी ने मार दिया होगा तो तुम भी मेरे जैसे हो गए, आ जाओ भाई अब सो जाते हैं। अब तो दोनों एक जैसे हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इन शब्दों के माध्यम से विल्फ्रेड ओवन ने हमको यही सिखाया, इस पोएम ने हमको यही सिखाया कि युद्ध से, नफ़रत से, लड़ाई से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता, है ना। अगर हमको कुछ हासिल करना है तो एक दूसरे की मदद करनी होगी और एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी। ये पोएम यहाँ समाप्त हुई। ये वीडियो भी मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। धन्यवाद।